यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है आजाद CGPSC एकेडमी के इस MCQ सीरीज़ में, जहां पर हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के MCQs की तैयारी। ये है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट। इसमें हम साइंस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट हम कर रहे हैं और मेरा नाम है युगल किशोर। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये है साइंस का MCQ डे नंबर 5। इस डे नंबर 5 के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज 2019 और 2020 के MCQs जो साइंस के पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे द्वारा आजाद सर, आप लोग देख रहे होंगे डेली आप लोगों को आजाद CGPSC एकेडमी के अंदर आजाद सर कंटिन्यूअस GS की तैयारी भी करवा रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर आप लोगों को भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न टॉपिक की अलग अलग तैयारी कराई जा रही है। मल्टीपल टॉपिक एकमात्र वीडियो के अंदर हो रहा है, जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं उनको फिल्टराइज करके वो उन्हीं कंसेप्ट को आप लोगों को रिवाइज कराया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इस सेशन के माध्यम से अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? पिछले किसी वीडियो में किसी छात्र ने कमेंट किया था कि इंग्लिश में भी थोड़े बहुत टर्म होने चाहिए, तो जो टेक्निकल टर्म है वो मैं इंग्लिश में कर दे रहा हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल हैं वो तो नॉर्मल ही हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? कौन सी चीज़ है जो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन डी ये सभी। राइजोबियम होता है, नील हरित शैवाल होता है, एजोला होता है, और जो ये सभी है वो तो ऑल ऑफ द अबव है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है राइजोबियम जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो राइजोबियम तो होता ही होता है। नील हरित शैवाल, ब्लू एल्गीज जो होते हैं वो भी होते हैं, है ना। ब्लू एल्गीज जो होते हैं वो उनका भी उपयोग किया जाता है, और एजोला का भी प्रयोग होता है। इन तीनों का ही प्रयोग होता है और तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आप लोगों का गति से संबंधित। ये फिजिक्स का आप लोगों का टॉपिक है भैया, है ना। तो आप लोग फिजिक्स में तो बहुत धुरंधर होंगे ऐसा मैं सोचता हूँ, चूंकि ये बचपन का प्रश्न है। बचपन वाला जो प्यार है ना न्यूटन से, वो न्यूटन है ये। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन का जो है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में ग्रेविटेशन। ऑप्शन बी जड़ता का नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन सी संवेग के संरक्षण का नियम, मोमेंटम कंजर्वेशन का जो नियम है वो। और ऑप्शन डी है ऊर्ध्वाधर गति, वर्टिकल मोशन। आप लोग जानते हैं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, है ना। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए, जिसमें से जो न्यूटन की गति का पहला नियम है वो कहलाता है जड़ता का नियम या फिर जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम इंग्लिश वाले बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, है ना। संवेग को बोलते हैं मोमेंटम, तो मोमेंटम कंजर्वेशन जो होता है वो संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरा जो नियम है वो क्या बोलता है कि जो एक्शन के अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला काम होगा, है ना। क्रिया के विपरीत बराबर में प्रतिक्रिया होगी। तो ये चीज़ आप लोगों का न्यूटन का तीसरा लॉ बोलता है। तो ये इसके 3 लॉ हैं, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ये इसका क्या है भैया? तीसरा लॉ है। इन तीसरे लॉ से ये आप लोगों को प्रश्न है, लेकिन इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है ना उससे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक काम करते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या, फर्स्ट लॉ का इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट लॉ जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या होता है? फर्स्ट लॉ का इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो अचानक से जो मोटर गाड़ी चलती है ना, अचानक से कोई व्हीकल चली और आप उसमें यदि बैठे हैं तो आप तुरंत क्या हो जाते हैं? पीछे की ओर चले जाते हैं, है ना। पीछे की ओर चले जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ का इफेक्ट, है ना।
वैसे ही जब कोई व्हीकल स्पीड में हो, वो जब कोई व्हीकल स्पीड में हो और सडन स्टॉप हो जाए तो आप जो स्पीड से आगे की ओर झुकते हैं, आगे की ओर जो आप झुकते हैं, तो वो क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है ना। अगर किसी कांच की खिड़की में छेद हो जाता है, किसी ने पत्थर मारा और सपोज ये कांच की खिड़की है, तो यहाँ से अगर पत्थर मारा तो यहाँ से छेद हो जा रहा है ना। तो ये छेद हो जा रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है, ये आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण हो रहा है, कांच की खिड़की में छेद होना। ठीक है क्या, ये चीज़ समझ आया, कांच की खिड़की में छेद होना। ऐसे ही आप लोगों ने एक एग्जाम्पल बचपन में पढ़ा होगा कि कंबल को यदि छड़ी से पीटा जाए तो धूल उड़ने लगती है, कंबल से धूल बाहर निकलती है, किसके कारण, क्या कारण है उसका, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। उसके बाद फिर अगर आप लोगों ने एक एग्जाम्पल और देखा होगा कि चलती हुई ट्रेन पर किसी वस्तु को यदि उछाला जाता है तो वापस आपके किस में गिरता है, हाथ में ही गिरता है ना, वापस आपके हाथ में ही गिरता है। तो इसमें आप लोगों का एक तो रिस्पेक्ट वाला जो मोशन वाला है वो भी काम करता है, और ये जड़त्व का नियम भी कार्य करता है। ठीक है ना। फल से लदा हुआ जो डाली होता है, फल से लदा हुआ डाली, और अगर आप फल को हिलाएंगे, है ना, तो डाली को हिलाएंगे तो वो डाली से फल गिर जाता है, क्यों गिरता है, आपके फर्स्ट लॉ के कारण। ठीक है क्या, ये समझ आ गया। सेकंड आप लोगों का है क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम मतलब क्या भैया, कि आपको देखो, या तो आप साइकिल से ठोका जाओ, मतलब ठुकाना नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको अगर साइकिल टक्कर मारे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं साइकिल के जगह अगर ट्रक उड़ा दे तो एक डिप्टी कलेक्टर शहीद, है ना, एक डिप्टी कलेक्टर शहीद हो जाएगा अगर आपको ट्रक उड़ा दे तो। यही होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संवेग, मोमेंटम इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास। ठीक है ना, मास, ये चीज़ होता है। तो अगर हल्का वाहन आपको ठोके तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बड़ा वाहन यदि ठोक दे तो आपको चोट लग जाएगी, है ना, चोट लग जाएगी। तो ये वाला चीज़ आप लोगों का मोमेंटम को दर्शाता है। और ऐसे ही न्यूटन का तीसरा नियम है, जो तीसरा नियम क्या बोलता है कि एक्शन के अगेंस्ट में बराबर में रिएक्शन होगा। ठीक है ना, आप मारोगे सामने वाला भी मारेगा, यही बात है। ठीक, अब गांधीवादी युग नहीं रहा कि आपने मारा तो दूसरा गाल आगे कर दिया। अभी क्या है कि किसी ने मारा तो उसको तुरंत रिप्लाई में देना है, तो ये चीज़ होता है ना। तो देखो इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल आप लोग बचपन में एक पढ़े होंगे कि बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से गोली चलाते हैं तो कंधा पीछे की ओर जाता है ना, तो धक्का लगता है पीछे की ओर कंधा। तो ये एक एग्जाम्पल किसका है, आप लोगों का न्यूटन के थर्ड लॉ का। एक न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोग क्या देखे हैं, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन, है ना। रॉकेट की जो उड़ान होती है वो उड़ान किसके कारण होती है, वो पूरा थर्स्ट के माध्यम से, पूरे ईंधन के माध्यम से पीछे बल लगाते जाता है और ऊपर की ओर उड़ता जाता है वर्टिकली, है ना। अगर आप लोग बचपन में यदि सुने होंगे तो कुएं से पानी निकालते हुए यदि बाल्टी की रस्सी टूट जाती है ना, जो बाल्टी की रस्सी है अगर वो टूट जाती है तो जो व्यक्ति है वो पीछे की ओर फेंका जाता है ना, व्यक्ति पीछे की ओर हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है आप लोगों का, न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर आप लोग देखेंगे तो नाव के किनारे से अगर आप लोग कूदेंगे, है ना, नाव के किनारे से कूदेंगे तो नाव कैसे पीछे हो जाती है, नाव के किनारे से कूदने पर नाव पीछे हो जाती है। ये किसका है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किनारे से कूदने पर नाव पीछे हो जाती है, ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे तो क्रिया के साथ साथ जो हमेशा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसमें एक एग्जांपल आप लोगों को देखते हैं कि घोड़ा, जब आप घोड़ा गाड़ी जो चलता है तो घोड़े का जो रस्सी है वो जितना खींचोगे, है ना, घोड़े के द्वारा जो गाड़ी खींचा जाता है वो इसी का परिणाम है, न्यूटन के थर्ड लॉ का। ठीक है क्या, समझ आया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है। गिद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बाकी चीज़ें आप लोगों को इंग्लिश में पता है। गिद्ध को सामान्य भाषा में आप लोग वल्चर बोल लीजिए। ठीक है, हालांकि वल्चर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चमगादड़ के लिए यूज़ होता है।
तो फिलहाल वल्चर हम बोल लेते हैं मेरी जानकारी के लिए। ठीक, ऑप्शन देखिए, डाइक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, जानवरों की कम मृत्यु दर। ऑप्शन सी, जानवरों की अधिक मृत्यु दर। और ऑप्शन डी, स्वच्छता। भारत में गिद्धों की घटती जनसंख्या का कारण क्या है? ये ना प्रश्न आप लोगों को एक बार रिपीट हुआ है, ये पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। आप लोग अगर मेरी पिछली वीडियो सीरीज़ देखे होंगे तो ये मैंने कराया है। आप लोगों को पता है कि डाइक्लोफेनिक दवा जो होती है, उस डाइक्लोफेनिक दवा के अत्यधिक प्रयोग के कारण क्या हो रहा है? आप लोगों की गिद्धों की जनसंख्या कम हो रही है। ये डाइक्लोफेनिक दवा क्या है सर? डाइक्लोफेनिक दवा को आप लोग एक नाम से जानते हैं, DDT। ठीक है क्या? DDT। यही DDT का छिड़काव से आप लोगों को क्या हो रहा है भैया, कि जो गिद्धों की जनसंख्या है वो कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? कि ये DDT से आप छिड़क के क्या मार देते हो, जो पानी वानी है उस जगह को आप लोग मच्छर से बचा लेते हो, लेकिन उसी पानी को पी रहा है कौन भैया? गिद्ध। और उससे क्या हो जा रहा है? उसका तबीयत और उसका किडनी फेफड़ा फेल हो जा रहा है ना? तो किडनी फेफड़ा फेल, गिद्ध गया कम। तो गिद्ध की घटती जा रही है क्या? जनसंख्या। ठीक है, डाइक्लोफेनिक दवा का जो डाइक्लोफेनिक वाला जो चीज़ है उसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई? DDT के उपयोग से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है भाई, रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को 2 बार करवा चुका हूँ, 2 बार मैं करवा चुका हूँ। ये आप लोगों का टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक वाले पोर्शन के। ये साइंस से टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। कंप्यूटर में चिप बनी होती है, कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए, कोबाल्ट की पतली परत से। ऑप्शन बी, सिलिकॉन की पतली परत से। ऑप्शन सी, सिल्वर की पतली परत से। और ऑप्शन डी, तांबे की पतली परत से। पिछले वीडियो के एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं इस चीज़ पे पहुंचता हूं कि इसका जो वो है चिप है वो सिलिकॉन की परत का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। इसके लिए आप लोग पिछले हमारे वीडियोज़ में जाकर इसका फुल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, अगेन ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, और हालांकि मैं ये टॉपिक भी करा चुका हूँ, है ना, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं भाई? मोडेम। मोडेम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इन दो से मिल के बना है क्या? एक यंत्र, मोडेम। मोडेम आजकल वाईफाई के प्रयोग के अत्यधिक प्रयोग के कारण हर घर में लगा होता है। जिन घरों में डिश टॉप बॉक्स होता है वहाँ पर भी मोडेम का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? समाक्षीय केबल, इंग्लिश में बोलते हैं कोएक्सियल केबल। ऑप्शन बी है फाइबर ऑप्टिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्शन डी है मोडेम, इसका ऑप्शन डी है मोडेम। और ऑप्शन सी है सैटेलाइट, और ऑप्शन सी है सैटेलाइट। तो मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको समझ आ गया कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य कौन करता है? मोडेम करता है। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग केमिकल फॉर्मूले याद करने बोले थे और अपने स्टडी टेबल के आगे लगाने बोला था। आई होप आप लोग लगाए होंगे, और इसके मेरे ऑप्शन बोलने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अभी जो है अपना कमेंट बॉक्स है उसमें तुरंत टाइप कर दीजिए। आपकी तैयारी का इससे पैरामीटर है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताओ मेरे को, सूत्र क्या होता है? मैंने पिछली वीडियोस में बताया भाई, अगर यहाँ पर आप मेरे को निराश मत कीजिएगा, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र बताइए। अब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बना किसका होता है? ऑप्शन ए मार्बल, इंग्लिश में भी मार्बल। ऑप्शन बी सीमेंट, इंग्लिश में भी सीमेंट। ऑप्शन सी जिप्सम, इंग्लिश में भी जिप्सम। और ऑप्शन सी चूना पत्थर, इंग्लिश में लाइमस्टोन। ठीक है क्या? अब ऑप्शन इसका जो है उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिप्सम। लेकिन आप मेरे को सूत्र बताएंगे किसका? POP का सूत्र बताएंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताएंगे, और दूसरा मेरे को आप बताएंगे जिप्सम का सूत्र। इन दो चीज़ों का आप मेरे को सूत्र बताएंगे। ठीक है ना। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो जो कमेंट करेंगे मैं दुआ करूंगा कि उन सब का सिलेक्शन हो जाए, और जो जो कमेंट नहीं करेंगे उनके लिए मैं दुआ करूंगा कि उनका पेपर तो कम से कम निकल जाए, है ना, ताकि वो लोग मेरे से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानने के लिए वो मेंस की तैयारी करें, और मेंस में जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद करेंगे तो मुझे याद करेंगे। ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को घोषित किया है। ये 2020 का प्रश्न है इसलिए है हो गया है, वर्तमान की परिस्थिति में ये था हो जाएगा। ठीक है ना। क्या घोषित किया था? ऑप्शन ए, जैव विविधता का दशक।
डीके ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी प्रदूषण का दशक, डीके ऑफ पॉल्यूशन, ऑप्शन सी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दशक, डीके ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी पशु स्वास्थ्य का दशक, डीके ऑफ एनिमल हेल्थ या फिर एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अब इसके ऑप्शन देख के आप लोग बताइए कि क्या होगा। ये आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सब्जेक्ट है भाई, इन्वायरमेंट वाला सब्जेक्ट का है ये इन्वायरमेंट कन्वेंशन से रिलेटेड वाला जो कन्वेंशन वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, उस टॉपिक का ये क्या है, क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ रहे होगे, है ना। हालांकि बहुत दिनों बाद आज हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन हम अपनी मुलाकात को ज़ाया नहीं जाने देंगे। पिछले जितने कन्वेंशन हैं उन सबको कन्वेंशन को भी मैं रटने बोला था और फार्मूला याद करने बोला था। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक डी के 2011 से 2020 को घोषित किया था क्या, जैव विविधता का दशक, डीके ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डीके ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलें आगे। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं, रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए विदेशी प्रजातियां, फॉरेन स्पीसीज, ऑप्शन बी लुप्तप्राय प्रजातियां, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ऑप्शन सी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट स्पीसीज, और ऑप्शन डी सभी पौधों एवं जानवरों की प्रजातियां, ऑल स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, रेड डेटा बुक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। एक संस्था गठित हुई थी जिस संस्था का नाम था क्या, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या बोला मैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आप लोगों का स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है IUCN का। IUCN ने 11 प्रजातियों को लिस्ट किया, है ना। एक मिनट, 11 प्रजाति है कि 8 प्रजाति, एक बार कंफर्म करते हैं। ओके, ना तो 11 है ना तो 8 है, टोटल 9 श्रेणी है, प्रजातियों की 9 श्रेणी है। इन 9 श्रेणियों को उसने क्या किया है, लिस्ट किया है, उनकी श्रेणियां बनाई हैं कि ये प्रजाति ये जगह पे है ना। और ये क्या करता है कि आप लोगों को जो लुप्त पाए प्रजातियां हैं, जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं, उनकी पूरी लिस्टिंग करता है। और ये भी बताता है कि ये नियर टू एक्सटिंक्ट हैं, ये अब होने ही वाले हैं, इनमें बचा हुआ है, और कुछ चीज़ें। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आप लोगों के लिए ये डाटा, ये टॉपिक मैं पढ़ाया नहीं हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ना। देखो, इसका जो स्थापना है ये कब हुआ है, 1964 में हुआ है। ठीक है ना, 1964 में हुआ है। ये IUCN है, ये रेड डेटा बुक जारी करती है। ये शुरू कब से की है, 1969 से इसने ये जो रेड डेटा बुक है, जो प्रश्न में आया है, इसके प्रकाशन को शुरू किया है रेड डेटा बुक में। इसमें ये कितने प्रकार की क्लासिफिकेशन करता है, ये 9 प्रकार से जीवों को क्या करता है, पौधे और जीव जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनको क्या करता है, वर्गीकृत करता है। वर्गीकृत मतलब क्लासीफाई करता है, डाइवर्सिफाई करता है, जो भी करता है। ठीक है ना। तो अब इसके क्या क्या 9 टाइप हैं ये देख लेते हैं। 9 टाइप में इसका जो वो है, जो डिवाइडेशन है वो किस तरीके से होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें NE, तो इसको देखो, पहले तो इसको ऐसा समझ लेते हैं, ये NE से लेके पूरा EX तक में इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। मतलब कौन सा प्रजाति किधर पे है उसका इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। NE क्या शो करता है, क्या बोलता है कि नॉट इवेल्युएटेड। ठीक है ना, नॉट इवेल्युएटेड, जिनका आकलन नहीं किया जा सका है, जिनको गिना नहीं जा सका है। ठीक है ना, ये इनके उसमें प्रजाति में कोई खतरा नहीं है। एक होता है DD होता है कि डेटा डेफिशिएंट। डेटा डेफिशिएंट मतलब कि इनकी कोई हमारे पास आंकड़े नहीं है, है ना, आंकड़े नहीं हैं और इनका हम अनुमान नहीं लगा सकते, ये चीज़ है। फिर होता है क्या, LC, मतलब कि लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न हिंदी में बोलते हैं अपन क्या, संकट मुक्त। ये संकट मुक्त क्या है, संकट मुक्त क्या है भैया, संकट मुक्त बोल रहा है कि इनको कोई नहीं है टेंशन, ये बड़ी तादाद में हमारे पास हैं जैसे इंसान। ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या है भाई, CD। CD अपना क्या है,
कंजर्वेशन डिपेंडेंट, ठीक है ना, संरक्षण निर्भर होते हैं। कंजर्वेशन डिपेंडेंट, चलो मैं इंग्लिश गलत लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संरक्षण निर्भर है, इनको संरक्षण चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आता है ये होता है क्या आप लोगों का, एंटी नायब तहसीलदार नहीं भाई, एंटी है नियर थ्रेटेंड। अब ये इंग्लिश के उससे समझ आ गया होगा, अगर आप लोग चल रहे हैं तो, मतलब इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी बहुत अंग्रेजी की समझ आ गई होगी, ठीक है ना। इनका सन्निकट जो है, जो अपने संकट के निकट हैं, वो लोगों का नाम आता है, ठीक है ना। ये भविष्य में इनके जो संकट मतलब ये इनके समाप्त होने की संभावना अब से शुरू हो चुकी है। इसके बाद आता है क्या, ये हो गया वल्नरेबल। वल्नरेबल इंग्लिश में लिखा जाए भाई, वल्नरेबल, ठीक है ना। वल्नरेबल को लिखते हैं क्या, असुरक्षित। ये असुरक्षित श्रेणी है, ठीक है ना, कि इन जाति के जो वन हैं, सॉरी इन जाति के जो लोग हैं उनके विलुप्त होने की संभावना पूरी है। जैसे इसमें आप लोगों ने एक अपने यहाँ पे जगह है, अपने यहाँ पे एक चीज़ है हिम तेंदुआ। अभी कुछ दिन पहले ना इसकी खबर हमारे को कहाँ मिली थी, मैंने किसी यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा था, जो उत्तराखंड है हमारे वहाँ पर हिम तेंदुआ का फुटप्रिंट वगैरह मिला था, है ना। तो हिम तेंदुआ हमारे यहाँ ऑलमोस्ट इसी केस में है, वल्नरेबल, दिखाई नहीं दे रहा आजकल ऐसा टाइप से चीज़, ठीक है ना। फिर है ईएन मतलब होता है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड को अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, संकटग्रस्त। संकटग्रस्त इस जाति के वनों के विलुप्त होने का खतरा क्या है, इस जाति के जो जीव हैं उनका क्या है, विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। जैसे अपना बाघ एनटीसी, हालांकि अभी ये ठीक हो गया है बाघ जो, और शेर, अपना शेर कौन सा, बब्बर शेर वाला, बब्बर शेर मतलब वो मैया रानी वाला शेर, है ना। एक है अपना क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको अपन CR से शो करते हैं। क्रिटिकली क्या है, इंडेंजर्ड है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हैं, घोर संकटग्रस्त हैं, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले, है ना। घोर इंग्लिश में लिख लेना, घोर संकटग्रस्त। घोर संकटग्रस्त मतलब इनका तो अब मतलब कि एकदम ज़बरदस्त ये लास्ट उसमें पहुंच गए हैं, है ना, पहुंचने वाले हैं, ऐसा वाला है। तो ये चीज़ है। इसके बाद फिर अगर आप लोग देखेंगे तो एक होता है वन विलुप्त, है ना, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये जंगलों में भी नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो इनको अपन क्या कर ले रहे हैं कि जो कृत्रिम निवास स्थान है वहाँ पर हम लोग रख रहे हैं, है ना। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड ये वाला चीज़ है। और लास्ट जो चीज़ आता है वो क्या होता है भाई, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं, सेलेक्टेड, क्या बात है। एक है EX मतलब एक्सटिंक्ट, ये क्या हो गए हैं भैया, विलुप्त मतलब डायनासोर, ठीक है। डायनासोर मतलब इनका अभी वर्तमान में हमको कोई जिंदा इंसान मतलब जिंदा इसका कोई सबूत नहीं दिख रहा है, ये विलुप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं क्या, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 हो गया। ये तो रुक जाओ, मैं गलत गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 खा रहा है, ठीक है ना। तो 10 की बजाय इसको 9 ही रखेंगे। अब इसमें से जो दो मिक्स हो रहे हैं उसको देख लो, ओके। तो इसमें से हमारा जो नॉन इवेल्युएटेड है ये हट जाता है ना, और बच जाते हैं 9, ये 9 बच जाते हैं जो ये वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 आप लोगों को बच जा रहे हैं। अब ये 9 आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको ध्यान रख लीजिए, इन्हीं से आप लोगों को चीज़ें याद आनी चाहिए, है ना। अभी 2023 में इसमें अपडेट हुआ है और इस 2023 में कुछ अपडेट होने के बाद ये जारी हुआ है। तो ये भी इसलिए ये वाला चीज़ आप लोगों के लिए, IUCN का जो मीटिंग है वो मीटिंग अभी जो हुआ है उसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं या फिर उससे हटाई गई हैं, है ना। तो इसको ध्यान रख लेना है। अभी कुछ चीज़ें इसमें अपडेट हुई हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं करंट अफेयर की क्लास में इसको देखा था, ऐश्वर्य सर ने पढ़ाया था, ठीक है ना। तो आप लोग उसको अपडेट कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं हम अपने इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को लुप्तप्राय जानवर दे चुका हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी। जैव विविधता को क्या बोलते हैं सर, जैव विविधता को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बीपी सिंह, ऑप्शन बी कार्ल मोबियस, ऑप्शन सी सर ए जी टेंसले और ऑप्शन डी वॉल्टर जी रोजेन। आंसर बताइए। इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ आप लोगों को, तब तक आप लोग आंसर बताइए। 1968 में क्या हुआ? 1968 में एक शब्द आया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल क्या? डाइवर्सिटी। ये देने वाला व्यक्ति कौन है 1968 में आप लोगों का? रेमंड एफ दासमैन। रेमंड एफ दासमैन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द कब दिया था? 1968 में। और 1985 में एक होशियार पैदा हुआ जो इसको क्या किया? छोटा कर दिया, है ना। उस व्यक्ति का नाम था वॉल्टर जी रोजेन। वॉल्टर जी रोजेन ने बोला कि ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, अपन इसका बायो का बायो ले लेते हैं और डाइवर्सिटी का डाइवर्सिटी कर देते हैं। तो इसने क्या बोला? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। पहले हम जैविक विविधता बोलते थे, ठीक है। तो ये शब्द आप लोगों के लिए किसने लेके आया है? वॉल्टर जी रोजेन ने। रचना की है इसने, रचना की है, ठीक है ना। तो वॉल्टर जी रोजेन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या डैश। ऑप्शन ए आयु के साथ बढ़ती है, ऑप्शन बी आयु के साथ घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी वजन के साथ बढ़ती है। इंग्लिश में देखते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी स्पीसीज। ऑप्शन ए इंक्रीजेज विद एज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज विद एज, ऑप्शन सी स्टे कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी इंक्रीजेज विद वेट। व्हाट विल बी द आंसर? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से रिलेटेड टॉपिक है। क्रोमोसोम इज अ टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हेरिडिटी डीएनए वगैरह जो पढ़ा जाता है उस वाले जगह पे इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजी का टॉपिक है, क्रोमोसोम से टॉपिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है कि क्रोमोसोम ताउम्र आप लोगों का सेम रहता है, ताउम्र सेम रहता है। इंसानों के अंदर 23 के कॉम्बिनेशन में आता है और 46 क्रोमोसोम किसी एक इंसान के अंदर रहता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्रोमोसोम के कम या ज़्यादा होने से आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सिंड्रोम देखने को मिलते हैं, जो सिंड्रोम आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास में आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्रोमोसोम वाला टॉपिक पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, कभी कभार इससे अच्छे प्रश्न आप लोगों को देखने मिलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आप लोगों का, पहला प्रश्न जो मैंने रखा था कि इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, और यदि नहीं पता है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत पाया जाता है? प्रश्न बड़ा अच्छा था। मेरे बहुत अच्छे अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने इस प्रश्न के आंसर को गलत किया था। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट होता है? बीइंग वेरी इजी क्वेश्चन, लोगों ने गलत किया। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन डी 60, ऑप्शन सी 60% एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर जर्मन सिल्वर। सबसे पहले तो जर्मन सिल्वर को देख लो। जर्मन सिल्वर क्या चीज़ है? जर्मन सिल्वर है एक मिश्र धातु। अरे यार इसका कलर क्या हो गया? जर्मन सिल्वर है एक मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु है। अब इस मिश्र धातु को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? अलॉय वगैरह कुछ चीज़ें, है ना। तो अब मिश्र धातु का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आप लोग देखते हैं कि एक होता है तांबा, एक होता है जिंक जो कि जस्ता कहलाता है, और एक होता है क्या? निकेल। जब तांबे को 60%, जिंक को 20% और निकेल को भी 20% बना मिलाते हैं तो जो मटेरियल बन के निकलता है उस मटेरियल को हम बोलते हैं क्या? जर्मन सिल्वर। अब बताओ इसमें सिल्वर कितना परसेंट? व्हाट इज सिल्वर, है ना। तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि सिल्वर इसमें 1% भी नहीं है। कितना परसेंट भी नहीं है? 1% भी नहीं है। तो इस कारण जर्मन सिल्वर का परसेंटेज इसमें 0 है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बहुत सारे लोग, अब मिनिमम कुछ तो रहता होगा, सिल्वर है सोच के 20% मार के आ गए थे। नहीं होता 20%, याद रखना है, ठीक है।
ये जर्मन सिल्वर का कॉन्सेप्ट था। ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न था, मुझे बहुत पसंद आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन निम्न में से कौन कथन सही है या है। कथन 1, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, है ना, तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड गेट डिक्रीजेस। ठीक है ना, कम हो जाना मतलब कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। सेकंड बोल रहा है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। किसी भी माध्यम मतलब होता है मीडियम में, जैसे ही हम तापमान को, टेम्परेचर को कम करते हैं, ध्वनि की गति जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो को क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ये बोल रहा है। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है कि कथन ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है। ठीक है ना, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास जो मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में किस में, एल्यूमिनियम में कम रहता है। अब इसमें से आपको क्या चुनना है, सही कथन की चयन करना है, सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सही है, चयन करो। ऑप्शन ए 1, 2 व 3 सभी सही हैं। ऑप्शन बी कथन 1 एवं 2 सही है। ऑप्शन सी केवल कथन 1 सही है। और ऑप्शन डी कथन 2 एवं 3 सही है। विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताओ क्या कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। एक कंसेप्ट है ठोस का, मतलब सॉलिड का। सॉलिड का जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। सॉलिड में होता है क्या, जो उसके मॉलिक्यूल हैं, जो उसके परमाणु हैं, अणु हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो गैसियस स्टेट है उसमें जो उसके मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना। तो अगर हम इसमें जो दूर दूर होते हैं, इसमें अगर हम जो ध्वनि की तरंगे हैं, है ना, उनको हम भेजने की कोशिश करें तो ये इसमें ज़्यादा अच्छा ट्रैवल करेगा कि इसमें ज़्यादा अच्छा ट्रैवल करेगा, ये वाला आपका सवाल है। ये आपके सवाल में लिखा है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो भी अपनी क्लोज पैक्ड होने के कारण जो अपना ठोस है, जो सॉलिड है, उसमें अच्छे से ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू एनी गैसियस मीडियम। ठीक है ना, इस कारण से आप लोगों का जो कथन 1 है वो तो सत्य हो जा रहा है। गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल कम हो जाती है, समझ आ रहा है। जैसे आप ज़ोर से चिल्लाओ, है ना, आपको आवाज़ दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन उसी को आप एक छोर में एक पाइप पकड़ो और दूसरे छोर में एक इंसान को पाइप पकड़ाओ और इधर से बोलो हेलो, तो फिर दूर तक आपका आवाज़ जाएगी, हेलो हेलो हेलो, है ना। इस तरीके से साउंड ट्रैवल करता है धीरे धीरे। साउंड अगर एक बार में ऐसा है तो ऐसा 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 ट्रैवल करते करते लंबी दूरी तक तय कर जाता है ना। फिर दूसरा बोल रहा है, किसी भी माध्यम में जैसे हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तापमान कम करने से ध्वनि की गति का संबंध है क्या, बताइए। तो संबंध तो है भाई, लेकिन तापमान को कम करते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ऐसा कैसे होगा। तापमान को कम करेंगे मतलब आप ठिठुरते रहेंगे तो आप ज़्यादा जोर से चिल्ला पाएंगे कि आप नॉर्मल ज़्यादा अच्छे से चिल्ला पाएंगे। बट ऑब्वियस है कि आप नॉर्मली ज़्यादा अच्छे से चिल्ला पाएंगे। तो ये जो रिलेशन है ये तो गलत हो जा रहा है, ये कथन गलत हो जा रहा है ना। तापमान को कम करने से अपना ध्वनि का गति भी कम हो जाएगा, ये ऐसा करेक्ट होगा, है ना। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है। हाँ, ऊपर हम बोल रहे हैं कि जो सॉलिड है उसमें हम ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कांच तो पूरा सॉलिड नहीं है, मतलब कि इतना अच्छा सॉलिड नहीं है कि वो एल्यूमिनियम को कंपेयर कर पाए। तो एल्यूमिनियम की तुलना में ये कांच कैसा है, थोड़ा सा पोरस है, ब्रिटल है ना। तो इस कारण से जो अपना एल्यूमिनियम है इसमें क्या होगा भाई, माध्यम में कम हो जाता है। एल्यूमिनियम के माध्यम में क्या हो जाता है, ध्वनि की जो है वो कम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होगा। एल्यूमिनियम के माध्यम में क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। डिक्रीज़ हो जाना या फिर इंक्रीज़ हो जाना, बढ़ जाना, तो बढ़ जाना मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से इसका जो कथन 3 है ये भी आप लोगों के लिए क्या हो गया, डिसवैलिड हो गया। तो भैया कथन 3 गलत, कथन 2 गलत, तो कथन 1 सही किस में है, सी में है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को CGPSC में ऐसे जो स्टेटमेंट फॉर्म है इसके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं।
तो स्टेटमेंट फॉर्म के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल की आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ा सा अपना साइंस को बढ़ा के रखिएगा, नॉलेज को। अब ये फिर से आ गया, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट के प्रश्न मैं आप लोगों को पिछली 2 पीएससी के प्रीवियस ईयर पीएससी के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने मेरे साथ किए हैं तो मैंने पिछली अपने प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू है उसमें भी मैंने करवाया है, और इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए नहीं दूंगा। ठीक है ना, ऑप्शन में बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है बोरान और ऑप्शन डी है क्लोरीन। एक क्वेश्चन मैंने ऊपर आप लोगों को कमेंट करने बोला है जिसमें आप लोगों को पीओपी का आप लोगों को फार्मूला बताना है और दूसरा जिप्सम का फार्मूला बताना है। ठीक है, इसके साथ साथ ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 कि पौधों की वृद्धि के संबंध में कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसका ऑप्शन आप मेरे को देंगे, इसका मतलब आंसर आप मेरे को देंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, करेक्ट आंसर आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया, उधर से जाके इसको पढ़ के आके इसका सही आंसर दे के जाना। ठीक है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ आप लोगों को एक और चीज़ बताना है, क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट। एक तो मैक्रो भी बताओ, चलो, और एक माइक्रो भी बताओ, दोनों बताओ, मैं बोला था याद करके रखना। बताओ क्या क्या होता है, कमेंट सेक्शन कमेंट है, ठीक है ना, कमेंट करिए उधर। फिर आप लोगों को है अगला प्रश्न, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषण का स्रोत है या के स्रोत हैं। ऑप्शन एक कीटनाशक, दूसरा डेंटल अमलगम फिलिंग्स, तीसरा फ्लोरोसेंट लैंप, चौथा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर करना चाहूँ तो पारा को हम बोलते हैं क्या, मरकरी, विषैला को बोलते हैं टॉक्सिक, है ना। तो ये जो पारा है इसका सोर्स क्या है ये पूछा जा रहा है भाई, पारा का सोर्स क्या क्या होता है। कीटनाशक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फर्टिलाइज़र वगैरह बोलते हैं शायद, है ना। ये डेंटल अमलगम, ये अपना डेंटल दांत वाला जो होता है, अमलगम को क्या बोलते हैं पता नहीं, डेंटल फिलिंग्स में जो यूज़ होता है, ठीक है, डेंटल फिलिंग में जो यूज़ होता है ये चीज़। और फ्लोरोसेंट लैम्प तो फ्लोरोसेंट लैम्प ही है ये, इसको मेरे को बेसिकली हिंदी में कर देना चाहिए। फ्लोरोसेंट लैम्प को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता मेरे को, ठीक है ना। तो फ्लोरोसेंट लैम्प आप लोगों के लिए ऑप्शन में है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी ये सभी। ये ऐसे ऑप्शन क्यों देते हैं ये लोग, ऐसे ऑप्शन बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। या तो 1 भी हो सकता है, या तो 2 हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, या तो 4 हो सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ पता है इस क्वेश्चन के बारे में, कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है ना, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से भैया पारा तो नहीं निकल रहा है, पारा नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 तो एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन 4 यहाँ से हट गया, ठीक है ना, ऑप्शन 4 यहाँ से हट गया, ये सभी वाला ऑप्शन तो नहीं हो रहा। अब ऑप्शन डी देखो, फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप में आप लोग पढ़े होंगे कभी बचपन में, या फिर जब भी पढ़े होंगे आप लोग, साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। फ्लोरोसेंट लैंप में क्या होता है, मरकरी होता है ना, मरकरी, पारा, Hg होता ही होता है। तो फ्लोरोसेंट लैंप तो उसका ऑप्शन होगा। तो 3 ऑप्शन में है, एक ही जगह पे ऑप्शन में है, इसीलिए इसका आंसर में केवल मुझे 3 दिख रहा है, और ऊपर की 2 चीज़ों का मुझे नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है ना। मुझे इन दोनों का नॉलेज नहीं है, कीटनाशक में पारा होता है कि नहीं होता मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, और डेंटल अमलगम फिलिंग्स में भी पारा होता है कि नहीं होता मैं नहीं जानता हूँ। तो जिनको पता है वो बता देना, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि फ्लोरोसेंट लैंप में पारा होता है, और 3 ऑप्शन केवल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसका आंसर क्या लूँगा, आंसर सी, एंड विच वन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। और मुझे जो पता है लिमिटेड नॉलेज के साथ पेपर को क्रैक करना, लिमिटेड नॉलेज से आप पेपर क्रैक कर सकते हैं, वो ऐसे होता है एलिमिनेशन से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर द्वारा अनंत इनफाइनाइट तथा दर्पण के ध्रुव अर्थात पोल के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब मतलब इमेज, एंड प्रकृति मतलब नेचर। ऑप्शन ए आभासी तथा सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा,
ऑप्शन डी वास्तविक तथा उल्टा और ऑप्शन डी आभासी तथा उल्टा। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को पिछले सीरीज में कराया है अपने एमसीक्यू, तो ये आप लोगों के लिए तीसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, आप लोगों के लिए तीसरा प्रश्न हो गया। ऊपर आप लोगों को 2 प्रश्न मिल चुके हैं, पीओपी और जिप्सम का फॉर्मूला, माइक्रोन्यूट्रिएंट। और तीसरा प्रश्न है ये कि आप लोगों को ये बताना है कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इनफाइनाइट और उसके जो पोल के बीच में है ना, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इनफाइनाइट और इसका जो पोल है, ये जो पोल, इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो इमेज है वो कैसे बनेगा। कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका इमेज कैसे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। आभासी मतलब इमेजिनरी बनता है, ये रियल होता है ना। वास्तविक मतलब रियल होता है, सीधा सीधा ही होता है, सीधा सीधा ही होता है ना। और उल्टा उल्टा ही होता है, उल्टा उल्टा ही होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ऑप्शन मेरे को बताना, मतलब इसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट करना। इसमें भी दर्पण वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उससे है कि दर्पण आप लोग पढ़ते हैं किसमें, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, और दर्पण या फिर आप लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जेंट लेंस वाला। तो ये लेंस का टॉपिक या फिर दर्पण के टॉपिक में आपको मिल जाएगा। और यहीं से आप लोगों को मानव नेत्र वाला टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है क्या, मानव नेत्र वाला टॉपिक पढ़ लेना है। ये 3 टॉपिक आप लोग रिवाइज कर लेंगे पेपर के पहले। और इसका आंसर आप लोग मेरे को, क्वेश्चन मैं पूरा लिखते जा रहा हूँ ना, 1 2 3 लिखा है मैंने, 1 2 और 3, तो ये तीसरे का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, 1 2 3 का आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं। संश्लेषण को इंग्लिश में सिंथेसिस बोलते हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 24। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं। जब इसके पहले ना एसीएफ का एग्ज़ाम हुआ था, और एसीएफ के एग्ज़ाम में इतने टफ क्वेश्चन आए थे साइंस के कि अच्छे लोग जो साइंस के बैकग्राउंड में, मतलब जिनको अच्छा नॉलेज था, वो लोग भी नहीं बना पाए थे। तो ये वहाँ पर वाला ना प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ था, ये उसी का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण का ये जो क्रिया है ना, इस क्रिया को C3 जो प्लांट होता है, C3 प्लांट होता है, उसमें देखा जाता है। ठीक है ना, तो C3 प्लांट में एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण में, ये देखो यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज के प्रत्येक अणु, प्रत्येक मतलब होता है पर, है ना, पर मतलब होता है ओनली वन। ठीक है ना, तो केवल एक अणु के संश्लेषण में कितने एटीपी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे 18 एटीपीज का यूज़ करता है क्या आपका प्लांट, किसमें, अपने ग्लूकोज अणु के सिंथेसिस में। ठीक है ना, 18 एटीपीज का यूज़ करता है। ये आप लोगों का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये मेंस का टॉपिक है भाई, मेंस का टॉपिक है। थोड़ा बहुत मेंस में डिटेल में जाते हैं तो C3 C4 प्लांट के मध्य हम लोग अंतर पढ़ते हैं। तो जिन लोग C3 C4 प्लांट का थोड़ा बहुत अंतर पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये भी कभी कभार अगर एग्जामिनर का मन हुआ तो बहुत अंदर तक चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों को, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच एंगुलर डिस्टेंस मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। ऑप्शन ए वेबल प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी सिंक्लाइन एंड ऑप्शन डी थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक सर्वे इक्विपमेंट है ना, थियोडोलाइट एक सर्वे इक्विपमेंट है। और इस सर्वे इक्विपमेंट का यूज़ होता है एलिवेशन जो है वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एंगुलर डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए। ये सब गोल सा इक्विपमेंट होता है थियोडोलाइट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो थियोडोलाइट होगा। ठीक, इसके बाद अगर आप अल्टीमीटर देख रहे हैं तो अल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, ऊंचाई मापने के लिए, ऊंचाई मापन में। ठीक है ना, ऊंचाई मापन में इसका उपयोग होता है। ठीक, क्या वेबल प्रोटेक्टर आप लोग सुने हैं, वेबल प्रोटेक्टर देखे भी होंगे। इसका उपयोग क्या होता है, कोणों के मापन के लिए, मतलब एंगल्स के मेजरमेंट के लिए, कोणों का मापन, और एक कोणों के मापन के लिए। ठीक है ना, एंगल्स के मेजरमेंट के लिए किसका यूज़ होता है, वेबल प्रोटेक्टर का।
अल्टीमीटर किसके लिए यूज़ होता है? ऊंचाई मापने के लिए। कोई प्लेन कितना ऊंचा उड़ रहा है ये मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज़ होता है। एंड व्हाट इज सिंक्लाइन? सिंक्लाइन होता है जब दो भूपर्पटी, मतलब दो अर्थ के दो अलग अलग जो प्लेन है, अर्थ के दो अलग अलग जो प्लेन है, उन प्लेन के बीच में कितना एंगल है, कितना एंगल है, इस चीज़ को जब निकालना होता है ना, तो इसके लिए हम सिंक्लाइन का यूज़ करते हैं, सिंक्लाइन का यूज़ होता है। ठीक है ना। तो सिंक्लाइन भी एक एंगुलर मूवमेंट ही शो करता है, लेकिन ये क्या है, आपके अर्थ पे दिखाता है, अर्थ के जो प्लेन है उस अर्थ प्लेन में आप लोगों को मेजरमेंट करता है सिंक्लाइन। ठीक है ना। ये जनरली हम लोग जहाँ पर आप लोगों को जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट आप लोग पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना, प्लेट्स वगैरह में सिंक्लाइन के अलग अलग जो होते हैं, सिंक्लाइन का यूज़ होता है प्लेट्स के, उसमें यूज़ किया जाता है। और वो ज्वालामुखी वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों के लिए। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित गैस का घटता हुआ क्रम क्या होगा? नहीं भैया, क्रम क्या होगा? ठीक है, इसको हम क्षमा करेंगे, क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए CO2 CH4 CFCs and N2O, ऑप्शन बी CH4 CO2 CFCs and N2O, and ऑप्शन सी CO2 CFCs CH4 and N2O, and ऑप्शन डी CO2 CH4 N2O and CFCs. What will be the correct answer? बताइए। फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने पिछली क्वेश्चन सीरीज़ में आप लोगों को करवाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी ये चीज़ आया हुआ है ना। फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीन हाउस गैस की जब बात की जाए, है ना, पृथ्वी में जब तापमान बढ़ाने की बात की जाए तो CO2 टॉप करेगा, CO2 टॉप करेगा। तो यहाँ से CH4 वाला ऑप्शन हट गया, चूँकि CH4 फ्रंट में है। CO2 के बाद जो आएगा वो कौन आएगा? मीथेन आएगा। मीथेन क्यों आएगा? चूँकि दलदली भूमि है, गाय के क्या बोलते हैं जो चबाते हैं, जो मतलब पौधों के जो जुगाली करने में जो यूज़ होता है, मतलब जो गैस रिलीज़ होती है वो उन सब में क्या यूज़ हो रहा है भैया? आप लोगों का CH4 निकल रहा है ना। तो ये हमारे पास लैंड बहुत सारे हैं, दलदली भूमि मतलब रामसर साइट्स बहुत सारे हैं, प्लस हमारे पास जितने भी कीचड़ विचड़ जगह है वहाँ से क्या निकल रहा है? मीथेन गैस निकल रहा है ना। तो मीथेन सेकंड नंबर का गैस है जो ग्रीन हाउस को प्रभाव बढ़ा रहा है। थर्ड है आप लोगों का CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आप लोगों के थर्ड उसमें आ रहे हैं कि ये आपके क्या बढ़ा रहे हैं? ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको बढ़ा रहे हैं। और लास्ट में आप लोगों का N2O आता है। क्या आता है? N2O। तो देख लो भाई, CO2 के बाद CFC, नहीं सर ये तो नहीं होगा, CFC तो नहीं होगा, CO2 के बाद CH4 होना, तो ये हो सकता है, तो ये हट गया भाई यहाँ से। CH4 के बाद N2O, N2O सबसे कम करता है भाई। N2O चूँकि अपने पास 78% नाइट्रोजन है, अगर N2 से अगर सब चीज़ होना होता है ना, तो फिर तो हम तो आपके गर्म होकर भुंजा गए होते, है ना। तो N2O तो बिल्कुल भी ऑप्शन में शुरू में आएगा ही नहीं, तो ये हो गया ख़त्म। N2O हमेशा लास्ट में आएगा किसी भी चीज़ में, याद रखना। तो इसका ऑप्शन हो गया क्या? ए इज़ द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन मेथड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ अपने प्री डिफाइंड नॉलेज के थ्रू हमने क्या किया है, इसको क्वेश्चन को बना लिया है। ठीक है, समझ आया क्या? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व एरिया क्षेत्रों का घटता क्रम क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व बताना है भाई। ऑप्शन ए सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, पचमढ़ी, कंचनजंगा। ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पचमढ़ी, कंचनजंगा। ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, कंचनजंगा, पचमढ़ी। ऑप्शन डी सुंदरवन, पचमढ़ी, कंचनजंगा और मन्नार की खाड़ी। मैं थक गया इसको पढ़ते पढ़ते, अच्छा क्वेश्चन था। हम क्या जानते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। इन 18 में आप लोग जानते हैं मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सुंदरवन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। पचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और कंचनजंगा कहाँ है हमारे? कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि इनमें से जैवमंडल रिजर्व हमने इसको घोषित किया है, बायोस्फीयर रिजर्व, इसका एरिया, और उसमें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। पहले तो एरिया ही पूछ लेते, उसके बाद उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है। ठीक है ना। तो अब एरिया देख लेते हैं भाई, एरिया कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए सुंदरवन का एरिया।
सुंदरवन का एरिया कितना है सर? सुंदरवन तो क्या है आप लोगों का मैंग्रोव रिजर्व है। तो मैंग्रोव ये कितना है आपका? लगभग 9630। ये मैंने लिख के रखा हुआ है एक पेपर में, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे याद भी नहीं होता। स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। मन्नार की खाड़ी आप लोग देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी आप लोगों का 10,500 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। 10,500, 10,500 मन्नार की खाड़ी। फिर आप लोगों का पचमढ़ी देख लो भाई। पचमढ़ी हमारा कहाँ है? एमपी में है। पचमढ़ी का कितना है हमारे पास? 4,981, ठीक। दशमलव कुछ कुछ कुछ, तो उसको नहीं लिखेंगे, पचमढ़ी। और फिर हमारे पास है कंचनजंगा। कंचनजंगा कितना है हमारे पास? कंचनजंगा हमारे पास 2620 स्क्वायर किलोमीटर। इसको हमने क्या किया? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करके रखा है। अब देख लो इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट, ठीक है। बी है आप लोगों का सुंदरवन। सुंदरवन किधर है भाई? ये भी सुंदरवन, ये भी सुंदरवन, ठीक है। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं। पचमढ़ी है 4,981, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक क्या था, डेटा याद था, मतलब एक डेटा मैंने लिख के रखा था जो मैं आपको बताया, तो इसलिए मुझसे ये बन गया। लेकिन मैं इस चीज़ से मुझे कोई मतलब शंका नहीं है कि इसमें बहुत सारे बच्चे ना ये क्वेश्चन को नहीं बना पाए होंगे उस समय पे जब ये प्रश्न आया था। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में आप थोड़ा बहुत तुक्का मार सकते हो, है ना। जैसे मन्नार की खाड़ी बड़ी जगह है, पता है सबको। सुंदरवन उससे थोड़ी बड़ी जगह, मतलब पचमढ़ी और कंचनजंगा से बड़ी। तो हम ये ऑप्शन तो हम ये जज कर लेते कि बी या सी में से किसी एक को होना है। हम 50% श्योर हैं कि बी या सी में से कुछ एक होगा। तो पचमढ़ी और कंचनजंगा में से कौन सा बड़ा होगा, ये चीज़ हमको जानना था, है ना। ये चीज़ हमको तुक्का मारना था। तो तुक्का मारने का एक जो चीज़ हो सकता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करो और मार दो जय श्री राम बोल के एक किसी बी या सी में तुक्का, ठीक है ना। जब आप 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि आपको आंसर टिक करना चाहिए। अपने अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करो और अपनी पढ़ाई पे भरोसा करो। और एक तुक्का अगर आप 50% अचीव कर चुके हैं, आंसर को एलिमिनेट कर चुके हैं, तो 50% अगर आपके पास है तो आप 50% को खेल लीजिए। ये मेरा सलाह रहेगा। माइनस भी हो सकता है भाई, है ना, लेकिन इसमें इंट्यूशन, आपकी जो स्किल्स हैं उन सब का यूज़ होगा। आप कितना याद रखे हैं, कितना दूर तक आप लोगों को चीज़ें, मतलब कितने इन डेप्थ में आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर समझने का एक जो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पचमढ़ी और कंचनजंगा में कैसे बताऊँ सर कि कौन सा बड़ा है। देखो कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा को हम जानते हैं क्या है जी? पहाड़ है ना, पहाड़ है। पचमढ़ी क्या है? पचमढ़ी अपना नेचर रिसोर्ट है। नेचर रिसोर्ट जो कि कहाँ है? एमपी में है। इतना तो हर कोई जानता है, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता होगा मेरे हिसाब से, एमपी में है, ठीक है ना। तो एमपी के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो इसीलिए एमपी का एरिया, एमपी के पास जो भी चीज़ है वो किसी और स्टेट के और बायोस्फीयर रिजर्व से बड़ी होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी क्यों लीड किए? क्योंकि ये क्या है, आपके जो सी वाले जो शोर हैं, सी शोर वाले जो लैंड हैं, उस कारण ये लोग टॉप कर गए। क्योंकि सी शोर तो हमारे पास अथाह है ना, तो जहाँ तक सी शोर है उसको कैलकुलेट कर लो। उसके बाद अगर इनलैंड की बात करें तो इनलैंड में आपको पचमढ़ी जो है वो टॉप पे चलेगा ही, टॉप पे चलेगा ही चलेगा। उससे ही छोटे आप लोगों को बाकी सारी कोई चीज़ दिखेंगे, है ना। मतलब 2-4 स्टेट मिला के अगर कोई अपना बायोस्फीयर रिजर्व आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन तुक्का अगर मारने का अगर सेंस देखा जाए तो यहाँ पे पचमढ़ी और कंचनजंगा में से पचमढ़ी बड़ा शहर है सर। पचमढ़ी बड़ी जगह है, ये हम जानते हैं छत्तीसगढ़ होने के वास्ते, छत्तीसगढ़ वाले होने के वास्ते। तो इसी कारण हम अपने इंट्यूशंस के भरोसे, इसको हम अपने तुक्के का जो एक लॉजिक लगा के बी को मार सकते थे, है ना। और ये बी इसका करेक्ट आंसर होता, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं। अम्ल वर्षा इज नोन एज एसिडिक रेन। क्या है भाई? एसिड रेन बोल लो। एसिड रेन में क्या होता है? एसिटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड। व्हाट विल बी द आंसर? मैं इसको बताया था
पिछले PYQ में भी बताया हूँ। अब लेकिन इसका मैं आंसर आपको कमेंट करना नहीं बोलूँगा, आप लोग करोगे ही नहीं, फिर इसमें थक जाओगे, है ना। तो PYQ में ये मैं पिछली बार कराया था, फिर से एक बार करा दे रहा हूँ। एसिडिक रेंज जो है, एसिडिक रेंज में आप लोगों का H2SO4 होता है ना, थोड़ा बहुत लाइट उसमें। एक होता है आप लोगों का क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक। फिर आप लोगों का नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड आप लोगों का यहाँ पे है और सल्फ्यूरिक एसिड इधर है, मतलब इसका ऑप्शन सी होगा भाई। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, ठीक है। ये दो चीज़ होता ही होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी का आप लोगों को अम्ल वर्षा में प्रभाव दिखता है, एसिडिक एसिड नहीं होगा भाई। तो ये दोनों चीज़ का तो उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन में मिल गया है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पिछली भी क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ओह, हमारा पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। चलिए, ये था आज का सेशन, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी अच्छे से करते रहो, जहाँ पे डाउट आए प्लीज़ कमेंट कर लेना। मेरे साइड से जो भी हेल्प चाहिए ना, प्लीज़ कमेंट कर देना कि सर ये वाला चीज़ प्रोवाइड कर दो, ये प्रोवाइड कर दो, मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे तक आपका कमेंट पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और आज का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना, ये मेरे लिए नहीं, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा है वो आप आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।